हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में। हम सॉल्यूशन चैप्टर का आज का हमारा ये 4th लेक्चर होने वाले हैं। ठीक है, कौन सा लेक्चर होने वाला है? 4th लेक्चर होने वाला है। हमारे पास ये क्लास 12th का हमारे पास अगर बोला जाता है, हमारे पास क्लास 12th का हमारे पास केमिस्ट्री का हमारे पास ये सेकेंड चैप्टर का हमारा ही आज का 4th लेक्चर होने वाला है। इससे पहले का लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ना, तो उसका लिंक जो है यानी कि तीसरे लेक्चर का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो पूरा डिटेल में अच्छे से, और पूरा 1, 2, 3 यानी पूरा लेक्चर शुरुआत से अंत तक देखना है अभी तक का, मतलब जनरली। तो आपको हमारे पास प्लेलिस्ट जो हमारा बना हुआ है सॉल्यूशन चैप्टर का क्लास 12th का, उसमें जाके आप देख सकते हो पूरा 1 बाय 1 एक एक करके लेक्चर। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम यहाँ पे ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन चैप्टर में आज का हमारा जो टॉपिक होता है सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम पहले ही टिक लगा लेते हैं कि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, स्टार मार्क लगा देते हैं। और एक चीज़ पहले बता रहा हूँ, लेक्चर को ना शुरुआत से अंत तक जरूर देखना, तभी कुछ समझ आने वाला है, वरना नहीं आएगा कुछ। ठीक है, ये चीज़ याद। अगर लेक्चर लेंदी भी हो जाए तो कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, हमें शुरुआत से अंत तक और देखना है, एक एक पॉइंट को देखना है, एक एक चीज़ समझना है। ठीक है, जो समझना है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और नोट्स भी हमें अच्छे से बनाने हैं। ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब देखो सॉल्युबिलिटी, यानी कि सॉल्युबिलिटी में हमारे पास सबसे पहले बात आ जाती है सॉल्यूशन से ही, वर्ड से हमारे पास सॉल्युबिलिटी आती है। अब सॉल्यूशन में हमारे पास दो चीज़ होता है, हम जानते हैं क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है, हम जानते हैं, पहले से हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा ये चीज़। सॉल्यूट हमारे पास कम रहता है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। अब सॉल्युबिलिटी में हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास अगर बात करें तो हमारे पास इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट किसकी, सॉल्यूट की बात कीजिए, डेट कैन बी डिजोल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी जो हमारे पास सॉल्वेंट है, यानी कि मान लो कोई वाटर है हमारे पास, तो वाटर के साथ घुलने की बात कर रहा है हमारे पास, लेकिन इसमें मैक्सिमम अमाउंट हमारे पास किसका, सॉल्यूट का दे रखा है, और डिजोल्व करवाया है किसके साथ, हमारे पास किसके, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के साथ हमारे पास मिक्सर कराया है एक कोई टेम्परेचर हमारे पास। अब जनरली हम रूम टेम्परेचर लेते हैं, तो रूम टेम्परेचर हमारा कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता है। हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि हमारा जो रूम टेम्परेचर होता है, जनरली हम जो रिएक्शन करवाते हैं रूम टेम्परेचर में ही करवाते हैं। और ना फर्दर हमें इंक्रीज़ करना हो रूम टेम्परेचर, तो हम क्या करते हैं, बर्नर का, गैस का यूज़ कर लेते हैं हम। ठीक है, और ना लेस करना है, कम करना हो, तो हम जनरली कम किया जाता नहीं है, लेकिन अगर कम करना हो तो हम बहुत सारे फर्दर कम करवा के, मतलब आइस क्यूब का यूज़ कर सकते हैं हम चाहे तो। ठीक है, या हम रेफ्रिजरेटर का तो यूज़ कर नहीं सकते, आइस क्यूब का, नाइट्रोजन गैस का, ये सब के यूज़ कर लेते हैं, नाइट्रोजन लिक्विड का। तो ये सब चीज़ जनरली यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ टेम्परेचर होगा तो कुछ प्रेशर भी होगा हमारे पास। अब हमें पास पता नहीं है कि कितना है, तो हम आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, हमारे पास इसके सॉल्युबिलिटी को। अब देखो कौन कौन से, एक टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, और नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट का नेचर कैसा, सॉल्वेंट का नेचर कैसा, ये भी डिपेंड करता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी में, यानी कि सॉल्यूशन के घुलन में हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ इतना हमारे पास होता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे लिखते हैं कुछ। अब हमारे पास आ जाता है इसी का अगला टॉपिक है, एक टॉपिक यानी सब टॉपिक की बात करते हैं हमारे पास। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मतलब बोला है सॉल्युबिलिटी जो है हमारे पास सॉल्यूशन में, सॉलिड में मतलब लिक्विड की बात करें, यानी कि यहाँ पर अगर मेनली बात करें तो हमारे पास यहाँ पे देखो सॉलिड और लिक्विड है ना यहाँ पे हमारे पास। अब सॉलिड क्या हो जाता है हमारे पास, यहाँ पे सॉलिड जो हो जाता है ना, ये हमारे पास सॉल्यूट हो जाता है, ये चीज़ याद रखना, सॉल्यूट हो जाता है। और ये जो लिक्विड जो है हमारे पास यहाँ पे सॉल्वेंट हो जाता है, ये चीज़ हमें देख लेना है। ठीक है, ये तो हमें पहले से भी पता है कि हमारे पास सॉलिड जो होता है, यानी कि अगर चीनी की अगर बात करें या नमक की बात करें तो वो हमारे पास सॉल्यूट हो जाता है, लेकिन वही अगर हमें वाटर की बात करें तो वो हमारे पास क्या होता है, सॉल्वेंट हो जाता है। ठीक है, अब इसी को हम आगे देखें तो हमारे पास आता है कि एवरी सॉल्यूट, यानी हर एक जो सॉल्यूट होता है हमारे पास, हर एक जो सॉल्यूट होता है कैन नॉट बी डिजोल्व इन अ गिवन सॉल्यूट, यानी कि हर एक जो सॉल्यूट जो होता है हमारे पास वो जरूरी नहीं हो कि वो डिजोल्व हो जाए किस में, हमारे पास सॉल्वेंट में डिजोल्व हो ही जाए हमारे पास, इन जो हमारे पास जैसे पानी है तो पानी में घुल जाए, जरूरी नहीं है।
तो डेट इज अ सॉल्यूट इज अ सॉल्यूबल। तो हमारे पास इससे पता चलता है कि सॉल्यूट हमारे पास क्या है, सॉल्यूबल हो जाता है किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, अगर घुल जाए तो हमारे पास। ओनली व्हेन देयर नेचर और द इंटर, अब देखो नेचर पे भी डिपेंड करता है और उसके इंटरमॉलिकुलर फोर्स की भी बात करते हैं। अब इंटरमॉलिकुलर फोर्स की अगर मैं मेनली बात करूँ यानी आपस में, अब इस चीज़ को देखना है ना तो क्लास 11th का चैप्टर 4, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर हम करवा चुके हैं वह आप जाके देख लोगे ना तो उसमें पता चल जाएगा आपको कि हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्वेंट या सॉल्यूट की बात होती है यानी कि सॉल्यूशन की, तो हमारे पास नेचर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की भी बात होती है, क्या वो हमारे पास एक जैसे यानी सिमिलर है या नहीं है, ठीक है। इट मीन्स अगर हमारे पास सिमिलर है तो इट मीन्स अ पोलर सॉल्वेंट, अगर वो हमारे पास फिर पोलर सॉल्वेंट होगा। पोलर सॉल्वेंट का मतलब हो जाता है हमारे पास कि वो घुल जाएगा हमारे पास। एंड कैन डिजॉल्व इन अ पोलर सॉल्यूट, तो पोलर सॉल्यूट के साथ मिली इजीली डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब पोलर नॉन पोलर भी हम केमिकल बॉन्डिंग में ही कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है एंड अ नॉन पोलर, अगर कोई हमारे पास सॉल्वेंट है मान लो तो हमारे पास डिजॉल्व ए नॉन पोलर सॉल्वेंट कैन डिजॉल्व और नॉन पोलर सॉल्यूट। तो देखो पोलर वाला हमेशा पोलर वाले के साथ यानी पोलर जो सॉल्यूट होगा पोलर सॉल्वेंट के साथ ही डिजॉल्व होगा। अब नॉन पोलर जो सॉल्वेंट होगा नॉन पोलर सॉल्यूट के साथ ही डिजॉल्व होगा। ये चीज़ हमें याद रख लेना है हमारे पास, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। लेकिन ये चीज़ नहीं है कि जरूरी नहीं है कि घुल ही जाए। अगर मैं नॉन पोलर को पोलर के साथ घुलने की कोशिश करूँगा तो नहीं घुलेगा वो, लेकिन पोलर वाले के साथ यानी कि सेम मॉलिक्यूल है, जैसे मैं पानी में मेरी चीनी घोलने की कोशिश करूँ तो घुल जाएगा, लेकिन अगर मैं मिट्टी घोलने की कोशिश करूँगा तो घुलेगा नहीं घुलेगा। तो ऐसे वाले हमारे पास आ जाते हैं। फॉर दिस वी यूज़ द टर्म लाइक डिजॉल्व लाइक, तो इसी को हम डिजॉल्व लाइक कह देते हैं, मतलब टर्म यूज़ कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया हूँ, ठीक है, इसके बेस पे जैसे NaCl, KCl, नेफ्थलीन, एंथ्रासिन। अब हमारे पास पोलर नॉन पोलर के हिसाब से इसको करेंगे। अगर NaCl की बात करें हम तो NaCl हमारे पास पोलर वाले में मेनली, इधर हम पोलर ले लें, ठीक है, इधर हम नॉन पोलर ले लें, नॉन पोलर में हमारे पास, तो इसमें अगर NaCl की बात करें पोलर वाले में हमारे पास क्या होता है, घुल जाता है हमारे पास। ये सॉल्वेंट की बात करें, ये सॉल्वेंट है हमारे पास, ये चीज़ याद रख लेने का, ठीक है। तो नॉन पोलर में हमारे पास घुल जाता है। वही KCl की बात करें तो KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड, ये भी घुल जाता है, लेकिन नॉन पोलर में ये ऐसे घुलेगा नहीं, ये चीज़ हमें याद रखना है। वही नेफ्थलीन बॉल जो होता है, फिटकरी जिसे कह देते हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, अगर वाटर क्या है इसके लिए हमारे पास, अगर इसके साथ वाटर के साथ घुले तो वाटर हमारे पास पोलर है ना, इसके साथ घोलूंगा तो घुल जाएगा, ये हमें पता है। लेकिन अगर मैं बेंजीन के साथ अगर यहाँ पे करवाऊँ, बेंजीन के साथ, बेंजीन ये मेरे पास क्या नॉन पोलर है, ठीक है, नॉन, एक मिनट ऐसे ले लेते हैं, ये मेरे पास क्या है नॉन पोलर है, ठीक है, पोलर है, तो ये इसके साथ हमारे पास क्या घुलेगा, तो यस हमारे पास इसके साथ ये घुल जाएगा। लेकिन अगर वाटर के साथ, हाँ वाटर के साथ मेनली अगर नेफ्थलीन बॉन्ड को घुलने की कोशिश करूँ, नहीं वाटर के साथ बिल्कुल नहीं घुलेगा, ये चीज़ याद रखने का। अब एंथ्रासिन की बात करें, एंथ्रासिन घुल जाएगा, ये भी नहीं घुलेगा हमारे पास क्योंकि ये नॉन पोलर के साथ मेनली घुल जाता है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं, इसे हमें ज़रूर देख लेना चाहिए। फिर एक नोट पॉइंट आता है हमारे पास, कुछ हमारे पास नॉन पोलर होते हैं जो कि लेस पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कि ईजिली हमारे पास सॉल्युबल होते हैं, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ जाता है और वो घुल जाता है। ये ऐसी बात की गई है ऐसे यहाँ पर, तो इस चीज़ को हमें देख लेना है। अब हम दूसरा टॉपिक इसी से लेने वाले हैं, हम क्या लेने वाले हैं, डिसॉल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब डिसॉल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन पढ़ना यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही टॉपिक हमें बताएगा कि डिसॉल्यूशन ये क्या चीज़ घुलेगा और कौन सा चीज़ हमारे पास क्रिस्टल फॉर्म में रह जाता है। तो पहले आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम उस चीज़ को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिसॉल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब डिसॉल्यूशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ये चीज़ को ध्यान देना है हमें, क्योंकि इस चीज़ पे हमारे पास डिपेंड होता है कि हमारे पास सॉल्यूट ये सॉल्वेंट में हमारे पास कौन सा चीज़ आपस में घुलता है, मतलब सॉल्यूशन बनता है, दोनों मिक्स होकर हमारे पास, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। लेकिन क्या क्या होता है हमारे पास, डिसॉल्यूशन प्रोसेस होता है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है, तो ये चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे देखो, ध्यान इसलिए रखना है ना, अब देखो मैं इस ध्यान वर्ड का क्यों बात करता था, क्योंकि फोकस वर्ड जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब इस पर देखो मोटिवेशन की हमने कई सारी बातें की है, ठीक है, लेकिन मैं इस टॉपिक पे मेनली आके इसलिए बात करता हूँ ना कि देखो
हमारे पास जो नज़र होती है ना, नज़र यानी कि फोकस की मेरी बात करूँ, अगर हम कोई चीज़ पे ना अगर फोकस करके अच्छे से अगर कोई चीज़ पे ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो हमें क्या होता है, सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, अगर हम डिस्ट्रैक्ट होता है, हमारा मन कभी इधर कभी उधर भटकता है, तो हमें वो चीज़ सफल नहीं हो पाएगा। मतलब आप 1 घंटे मतलब पढ़ने के लिए बैठते हो, लेकिन 1 घंटे में आपका डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो अब क्या आप सफल होगे? नहीं होने वाले। ठीक है, लेकिन अगर फोकस करके 1 घंटे भी अगर टिक के बैठोगे पढ़ने के लिए, तो क्या होगा, अच्छे से पढ़ लोगे। एग्जाम में जनरली क्वेश्चन किसका छूटता है? जनरली पता है किस क्वेश्चन छूट जाता है, टाइम मैनेजमेंट किसका नहीं हो पाता है? देखो, एग्जाम में हम जब एग्जाम देते हैं तो हमारा पूरा 100% फोकस होना चाहिए एग्जाम यानी क्वेश्चन पेपर पे होना चाहिए हमारा। इधर उधर जिधर गया ध्यान, अब देखो कोई क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, चाहे केमिस्ट्री का या फिजिक्स का बायो का कोई भी, अगर मैं ध्यान से पढ़ रहा हूँ, समझ गया, तो मैं एक बार में समझ के सही आंसर लगा के आ जाऊँगा। लेकिन जिसको डिस्ट्रैक्शन होता है, जो इधर उधर देख रहे हैं ना, वो 1 से 2-3 बार पढ़ ले, लेकिन उससे सॉल्व नहीं होने वाला। ये चीज़ ध्यान रखने वाला है। तो हमें डिस्ट्रैक्शन से ही क्या करना है, बचना है। हमें डिस्ट्रैक्शन से जितना हो सके बचने की कोशिश करना है, और हमें फोकस रखना है। ठीक है, अर्जुन की बात करें तो मछली पे यानी कि पानी में देख के ना, पानी में या तेल में, किस में देख के, यानी कि मछली के आँख पे निशाना लगाया था। ठीक है, तो वैसे हमें एकदम फोकस करना है कि हमें कोई चीज़ को पाना है, तो अच्छे से फोकस करना है और ध्यान रखना है उस चीज़ को। जैसे अभी हम ये पढ़ रहे हैं टॉपिक डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, तो आपको इस टॉपिक पे फोकस करना है और अच्छे से समझना है। ठीक है, फिर हम आगे यहाँ पे बात करते हैं। तो व्हेन अ सॉल्यूट, अब देखो डिसोल्यूशन में और क्रिस्टलाइजेशन में व्हेन अ सॉल्यूट, अगर यहाँ पे हम मेनली सॉल्यूट की बात करें, सॉल्यूट को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है किसमें, हमारे पास जो भी गिवन सॉल्वेंट है उसमें। अब यहाँ पे कौन यानी कंसंट्रेशन की बात की है, अब कंसंट्रेशन हमने इंक्रीज कर दिया सॉल्यूशन का, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, इसी प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन प्रोसेस कह देते हैं। अब मैं मान लो कैसे, अब मेरे पास मान लो एक सॉल्यूट दे रखा है। ठीक है, ये मेरे पास सॉल्यूट दे रखा है, प्लस मेरे पास सॉल्वेंट दे रखा है। ठीक है, सॉल्वेंट दे रखा है, मैंने इन दोनों का मिक्सअप किया। अब मैंने क्या कर लिया, मैंने सॉल्यूशन बना दिया। ओके, तो ये दोनों मिक्स हो गया, सॉल्यूशन तो हमारे पास बन गया। अब इसमें हमारे पास कौन सा प्रोसेस आया, यही हमारा डिसोल्यूशन प्रोसेस है। कौन सा, डिसोल्यूशन प्रोसेस हुआ, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। ठीक है, एट द सेम टाइम, अगर इसी टाइम पे हमारे पास सॉल्यूट के पार्टिकल्स, हमारे पास क्या हुए, सॉल्यूट के पार्टिकल्स आपस में इन्होंने क्या किया, इंटरेक्ट किया कुछ हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल्स के साथ, वो एस्केप करके हट गए हमारे पास सॉल्यूशन में। एंड इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। मतलब मैं मान लो कि हमारे पास सम टाइम अंडर द सर्टेन कंडीशन बोथ डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन में हमारे पास क्या होता है, कभी कभी इक्विलिब्रियम भी हो जाता है। अगर मैं मेनली यहाँ की बात करूँ, देखो जैसे मैं यहाँ पे लिखा ना, सॉल्यूट पार्टिकल इंटरेक्ट, यानी कि मेरे पास एक सॉल्यूशन दे रखा है। सॉल्यूशन में कभी कल हमारे पास ऐसे भी होता है कि कुछ पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करके एस्केप आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्रिस्टल, जैसे मान लो मैंने क्रिस्टल, जैसे नमक बनाया जाता है समुद्र के पानी से, नमक तो गड्ढा खोद के वहाँ पे जमा किया जाता है, इवेपोरेशन प्रोसेस होता है, फिर वो वाइट क्रिस्टल फॉर्म में मिल जाता है, उसी से नमक बनता है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन था पहले। अब इसी में हमने क्या किया, इसी से हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मेशन हो जाता है, इसी से हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मेशन होता है। ये चीज़ हमें देखना। तो हमारे पास सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट मिलके हमारे पास डिजॉल्व होकर क्या होना है, सॉल्यूशन बना है। लेकिन वही सॉल्यूशन जो था हमारे पास क्रिस्टल फॉर्म में आ गया हमारे पास सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सो सॉल्वेंट उड़ जाएगा, सॉल्यूट हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, इसको जरूर ध्यान से देखना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगर कुछ आपको लोगों को समझ नहीं आता ना, कमेंट बॉक्स ना आपको चाहे पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कमेंट है भर डालिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको सबसे पहले नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। अब यहाँ पे भी हमारे पास ये चीज़ देख लो कि ये जो सॉलिड है ना, जो हमारे पास ये क्या है, सॉल्यूट हो जाता है। ये सॉल्यूट है, ये हमारे पास सॉल्वेंट हो जाता है। सॉरी, ये चीज़ हमें याद रखना। अब हम देखने वाले हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी पे, हमारे पास सॉलिड इन लिक्विड में हमारे पास, ये चीज़ हम मेनली देखने वाले। ठीक है, तो हमारे पास केस 1 और केस 2 आ जाता है। 2 केस हमने लिए हैं। ठीक है, अब 2 केस में हमारे पास 2 केस लिए हैं। इन 2 केस में हम देखने वाले हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे पास। अब हमारे पास क्या होता है, केस 1 में
हमारे पास सॉल्यूट दिया गया, ठीक है। सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट हम देख चुके हैं कि ये दोनों मिलके हमारे पास डिसोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। और इसमें हमारे पास हीट मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यानी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की बात करें तो एक्सोथर्मिक क्या होता है, हीट प्रोड्यूस करता है, और एंडोथर्मिक क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे माइनस में जा रहे हैं, यानी कि हीट को क्या हो रहा है, यानी माइनस में हमारे पास हटा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो हमारे पास अगर इसी को हमारे पास क्रिस्टल फॉर्म में लाना हो तो माइनस ये कर देते हैं हम, ठीक है, तो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है। अब हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल हमने जो लिया है, तो वाटर में हमने शुगर या सॉल्ट या ग्लूकोज कोई भी चीज़ मिला दिया। तो ये मेनली केस स्टडी हम अच्छे से समझते हैं और ये चीज़ हम सेटिस्फाई भी कर देते हैं कि हमारे पास ये एक्चुअल में एंडोथर्मिक में होता है, ठीक है। ये जनरली हमारे पास कॉमन लाइफ जो हमारी जो चल रही है उसमें भी है। जैसे शरबत बनाने का प्रोसेस, अगर मैं पानी में अगर क्या डालूँ, चीनी डाल दूँ, नमक डाल दूँ, तो जनरली प्रोसेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेनली मैं बात करूँ ये जनरली प्रोसेस होता है। तो इफ़ द डिसोल्यूशन, अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है तो उसमें हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ओके। तो इंक्रीज़ करता है हमारा क्या, टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, ठीक है। द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड, सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड जो होता है लिक्विड में, हमारे पास लिक्विड भी इंक्रीज़ कर जाती है, पता नहीं चलता, वो अलग बात है। तो मोर डिसोल्यूशन अकर इन दिस केस अकॉर्डिंग, अथवा मोर डिसोल्यूशन सॉल्यूशन होता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल के थ्रू। अब देखो ली चैटेलियर प्रिंसिपल ना हम ना 11th क्लास में मेनली इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ाते हैं, जो कि हमने अभी तक लेक्चर किया ही नहीं है उसका, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ली चैटेलियर प्रिंसिपल होता क्या है। जैसे मान लो मेरे पास ये LHS है, मेरे पास क्या, ये रिएक्टेंट है, ये मेरे पास प्रोडक्ट है, ठीक है। ली चैटेलियर प्रिंसिपल बता रहा हूँ मैं, तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब हमने A प्लस B मान लो, मैंने सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मान लिया। अब ये दोनों मिला के क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना लिया। तो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन होता है, ये रिवर्सिबल है हमारे पास। तो हमारे पास रिवर्सल रिएक्शन है। अगर मैं इसी में अगर मान लो मैं इधर की तरफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट में मैं चेंज कर दूँ, बदलाव ला दूँ, तो इन दोनों के बदलाव ला दूँ, तो ये हमारे पास इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम ब्रेक हो जाएगा। इक्विलिब्रियम यानी अभी जो है हमारे पास इक्विलिब्रियम में है, यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम में है। अगर मैं इक्विलिब्रियम ब्रेक कर दूँ ना, तो मेरे पास क्या होता है, ली चैटेलियर प्रिंसिपल लग जाता है। तो वही तो यहाँ कहा गया, लिक्विड इंक्रीजेज एज मोर डिसोल्यूशन अकर इन दिस केस अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल के हिसाब से। मतलब कह रहा है कि ये वाला प्रोसेस, मतलब जो रिएक्टेंट है मैंने इसको इंक्रीज कर दिया, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने की वजह से क्या हो जाता है, हमारे पास यहीं पे ली चैटेलियर प्रिंसिपल लग जाता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब केस 2 की बात करते हैं। अब केस 2 में भी हमारे पास कुछ ऐसे ही हुआ है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिया हमने डिसोल्यूशन के थ्रू। यहाँ पे हमारे पास क्या, यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास प्लस हुआ है ना यहाँ पे, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ है। ये चीज़ हमें देखना है कि हम यहाँ लिख लेते हैं कि डिसोल्यूशन प्रोसेस, आप लोग भी लिख लेना, इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक होता है। ये चीज़ हमारे पास ध्यान रखना है, एक्सोथर्मिक होता है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर में मेनली क्विकलाइन, यानी कि मैं अगर वाटर में अगर मैं क्या मान लूँ, मेरे पास H2O है, अगर मैं इसमें CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि मैंने क्विकलाइन यानी चूना मिला दूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, CaOH की ट्वेस हो जाती है, यानी क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है रिएक्शन के। अब इसी दौरान, इसी रिएक्शन के दौरान क्या होता है, मेनली हीट प्रोड्यूस होता है। कभी भी पहले, अभी तो नहीं, जनरली या पहले के टाइम में जो वॉल पेंट किया जाता था ना, वो चूने से किया जाता था। तो मेनली पान मिला के अब खाते भी है, तम्बाकू बनाते होंगे, उसमें भी जनरली आते हैं। तो उस चूने को अगर पानी में आप डालोगे ना, तो मेनली ना उसको मिलाया, हाथ से नहीं मिला जाते थे। क्यों? क्योंकि उसमें हीट प्रोड्यूस होता है, रिएक्शन होता है ना, हीट प्रोड्यूस होता है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो डंडे से मिलाया जाता था वो, ठीक है। तो ये प्रोसेस उसमें होता है। तो हमारे पास ये जनरली आपको करके देखना चाहो तो, क्योंकि चूना इजीली अवेलेबल हो भी जाता है, तो ये करके देख सकते हो। ये तो घर में ईजिली हो जाता है, ये थोड़ा आपको चूना खरीदना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। अब इसमें हमारे पास दोनों में डिफ्रेंशिएट करके देखना। इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक होता है। अब इंक्रीज करेगा टेम्परेचर, इसमें तो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी हमारे पास क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसमें हमारे पास सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा था, यहाँ पे टेम्परेचर करने से हमारे पास सॉल्युबिलिटी, हमारे पास यहाँ पे सॉल्युबिलिटी हमारे पास, एक मिनट, इनकी सॉल्युबिलिटी हमारे पास टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी, हाँ, तो सॉल्युबिलिटी हमारे पास डिक्रीज हो रहा था। इसमें हमारे पास
क्या होता है, लिक्विड इंक्रीज हो रहा था हमारे पास, लेकिन मोर क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मेशन होगा हमारे पास, जो क्रिस्टल फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ पे ली चैटेलर प्रिंसिपल लग जाता है, जो कि हमने पढ़ रखा है कि ली चैटेलर प्रिंसिपल क्या होता है, इक्विलिब्रियम को ब्रेक करने का काम करता है। ये चीज़ याद रखना है। अगर मैंने इक्विलिब्रियम यानी कि ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन, इसको अगर मैंने ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे क्या लग गया, ली चैटेलर प्रिंसिपल लग जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे देखते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक। अभी हमने पढ़ा था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या, मतलब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी पे। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी में अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले शुरुआत में क्या कहा गया है कि देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ, यानी कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता प्रेशर का। मेनली हम टेम्परेचर और प्रेशर को ही लेके बात करते हैं सॉल्युबिलिटी में। तो देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड एज बोथ सॉलिड एंड लिक्विड आर ऑलमोस्ट हमारे पास इनकम्प्रेसिबल होता है, एंड इसमें हमारे पास कोई चेंज नहीं देखता इसके वॉल्यूम में हमारे पास जनरली। ठीक है, सॉलिड लिक्विड में हमारे पास प्रेशर के वजह से। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। एक छोटा सा हमारे पास ये टॉपिक था। अब हम मेनली दूसरी गैस की पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। गैस का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे पास लिक्विड पे, और टेम्परेचर का, फिर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। इसी में हम हेनरी लॉ भी पढ़ने वाले हैं, तो इस चीज़ को आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ गैस इन लिक्विड की मेनली हम बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन ऑफ अ गैस में हमारे पास गैस जो हमारे पास क्या हो जाता है, लिक्विड तो हमारे पास सॉल्यूएंट हो जाता है हमारे पास, और गैस जो होता है हमारे पास सॉल्यूट हो जाता है। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। पिछले बार में हमने देखा था यहाँ पे सॉलिड था, सॉलिड हमारे पास सॉल्यूट था। ठीक है, अब यहाँ पे आगे की बात करें, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली ग्रेटली इफेक्टेड बाय अ टेम्परेचर। अब ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या हमारे पास किस पे पड़ता है, टेम्परेचर और प्रेशर का ना हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं कहूँ तो आप लोग जनरली जानते भी हो कि गैस जो मॉलिक्यूल्स होता है, अगर हमारे पास मेनली टेम्परेचर का प्रेशर पे जनरली इफेक्ट पड़ता है, ये आप लोगों को पता भी होगा। जनरली साइंस में एक जनरल सी साइंस है, तो उसमें आपको लोगों को पता ही है। ठीक है, अब हमारे पास इसकी बात करें, यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, यानी कि जितना हमारे पास प्रेशर गैस पे पड़ेगा वही हमारे पास सॉल्युबिलिटी भी गैस पे भी, यानी कि दोनों बराबर ही रहेगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं कहा हमारे पास, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात हो रही है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो हेनरी लॉ, अब देखो हेनरी हमारे पास सबसे ज़्यादा हेनरी लॉ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि हेनरी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू एम्पेरिकल रिलेशनशिप। अब एम्पेरिकल रिलेशनशिप यानी फॉर्मूला की ही बात कर रहा है, तो रिलेशन बिटवीन प्रेशर और सॉल्युबिलिटी हमारे पास गैस इन लिक्विड में हमारे पास सबसे पहले हेनरी ने बताया था, इंट्रोड्यूस किया था कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, ये चीज़ तो पता ही चल रहा है आपके इसमें हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी अगर कहा जाए, जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर जो बन रहा है ना गैस पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड पे। अब यहाँ पे हम मेनली एक डायग्राम लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे वेट की बात की हमारे पास, इधर भी ये पिस्टन लगा दिया हमने, ऊपर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, नीचे इधर भी हमारे पास क्या है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स, ये हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले हमारे पास लिक्विड है हमारे पास। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दोनों में P1 हमारे पास लिया हुआ है, केस 1 केस 2 के हिसाब से P1 P2 हमने ले लिया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो, P2 हमारे पास P2 यानी प्रेशर हमारे पास ज़्यादा हो रहा है P1 के मुकाबले। ये चीज़ अगर देखो तो हमारे पास, ठीक है, ये चीज़ जनरली देखोगे तो हैंस। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस में हमारे पास सेकंड वाले में यानी इस वाले में हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है, फर्स्ट वाले के मुकाबले। लेकिन प्रेशर किस में ज़्यादा था हमारे पास, प्रेशर भी सेकंड वाले में ही, फर्स्ट वाले के मुकाबले। तो मेनली अगर देखा जाए हमारे पास, क्यों, यहाँ के हमारे पास पिस्टन यानी कि ज़्यादा दबाव प्रेशर लगाया जा रहा है मेनली अगर कहा जाए, तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाता है। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं होता। इसके बाद हमारे पास हेनरी लॉ है। सबसे पहले आप ये इसको नोट डाउन करिए और ये जरूर देखें हमारे पास हेनरी ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू हेनरी के हिसाब से, कि जो पार्शियल प्रेशर जो हमारे पास गैस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी हमारे पास P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास सॉल्युबिलिटी यानी S की बात करते हैं हम लिक्विड में मेनली। ठीक है, तो ये चीज़ आप पहले नोट डाउन करिए, इसके बाद हमें हेनरी लॉ पढ़ते हैं। ठीक है, हेनरी लॉ की बात करते हैं। ठीक है, तो हेनरी लॉ जो होता है ना हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों कह रहा हूँ ऐसा, इस पर सबसे पहले तो स्टार मार्क लगा लो
क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे पास काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। आप एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको दिख जाएगा कि हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल्स हमारे पास आ जाते हैं, तो वो चीज़ आपको सॉल्व करने वो भी आपको, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ गैस इज इन अ, देखो इससे पहले मैं अगर एक चीज़ बात करूँ ना, हेनरी लॉ तो इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने फोकस की बात की थी, ठीक है, फोकस का मेनली बात किया था। तो जैसे अगर मेनली बात करूँ तो मैं क्यों कहता हूँ कि कोई चीज़ को हमें फोकस करके पढ़ना चाहिए, पता है रीज़न क्या? जब हम कोई चीज़ को फोकस करके पढ़ते हैं ना, ध्यान से पढ़ते हैं, उस पर फोकस करते हैं अच्छे से, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, तो हमारा क्या होता है उस चीज़ में, हम ना ये जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी करते हैं उस एग्ज़ाम में हमें ना सफलता ज़रूर मिलती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज़ तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, इस चीज़ को आप ध्यान भी दोगे। लेकिन जनरली जिसका डिस्ट्रैक्शन होता है, मन कभी इधर कभी उधर भागता है, उसका सफलता मिलता नहीं है, उसको सफलता मिलता नहीं। अब वो बार बार कह भी दे कि मैं तो इतना पढ़ता हूँ लेकिन फिर भी मेरा कुछ मार्क्स नहीं आता, रैंक नहीं आता, क्यों? ठीक है, तो मेन एक ही रीज़न है, डिस्ट्रैक्शन। अगर आप फोकस बना के पढ़ोगे एक जगह अच्छे से, मतलब एक ज़्यादा दिन नहीं पढ़ना, 10-12 घंटे ज़्यादा दिन नहीं पढ़ना, आप 2-3 घंटे 4-5 घंटे भी पढ़ोगे, मेनली आईआईटी या मेडिकल के लिए पढ़ते हो तो 5-6 घंटे भी पढ़ोगे जनरली, अगर फोकस होके पढ़ोगे तो आपको हो जाएगा। जनरली न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते केमिस्ट्री के या फिजिक्स के, कोई भी चीज़ के, तो आप फोकस होके सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसमें गिवन लिखो। सबसे पहले गिवन लिखने पे देखो आपके क्वेश्चन में दिया क्या है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, उस हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो सब कुछ आ जाता है, क्या फोकस पे ही आ जाता है सब कुछ। तो हमें इसलिए क्या करना है, कोई भी टॉपिक को या कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो फोकस जरूर करना चाहिए। एग्जाम में हॉल में भी जनरली ऐसे होता है, जब एग्जाम पेपर हम लिखते हैं या सॉल्व करते हैं तो हमें फोकस होकर हर एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान दे के पढ़ना है। अगर जिसकी भी इधर उधर यानी कि डिस्ट्रैक्शन हुआ है तो गया काम से। कहावत नहीं है वो कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो वो कहावत ऐसे नहीं कहा गया, इसी से रिलेटेड कहा गया है कि हमें कोई भी काम करते हैं एक्यूरेट यानी फोकस होकर ही करना चाहिए, तभी हमें उसमें सफलता मिलेगी 101%। इस चीज़ की गारंटी तो मैं भी दे देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। अब हम हेनरी लॉ पढ़ लेते हैं, ठीक है। हेनरी लॉ क्या होता है? अब इस लॉ में हमारे पास सॉल्यूशन की मेनली बात करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ अ गैस की। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमारे पास किसके होता है, हमारे पास मोल फ्रैक्शन। अब देखो मोल फ्रैक्शन हम जनरली पढ़ चुके हैं, इससे पिछला वाला जो लेक्चर था 3 नंबर लेक्चर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी वाले लेक्चर में हमने मोल फ्रैक्शन की बात की है, ठीक है। किसी को ये लग रहा होगा कि मेरी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, तो स्पीड तो यही है। अगर आप लोग देखो 2x मोड पे तो कभी भी मेरे वीडियो को देखना मत, सबसे पहले तो यही कहूँगा। जनरली देखना तो आप कम करके देख लो, लेकिन 2x मोड पे देखो मत, ठीक है। स्पीड की कोई चीज़ टेंशन मत लेना, फ्लो में मैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ कह देता हूँ, ये जनरली मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स में कहते हैं मुझे। तो P मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हमारे पास काय के। इसको क्या कहते हैं हम, काय, इसको चाय भी कह देते हैं। तो KH हमारे पास P क्या है, P हमारे पास पार्शियल प्रेशर है, ये हमारे पास काय हो जाता है, मोल फ्रैक्शन जिसे कहते थे हम। और ये हमारे पास हेनरी के, हमारे पास क्या है, हेनरी कांस्टेंट है KH हमारे पास। तो H लगा है ना, तो KH हमारे पास हेनरी कांस्टेंट है। अब ये चीज़ देखो हमारे तीनों चीज़, अब मेनली हेनरी कांस्टेंट की मेनली बात करें तो ये हमारे कुछ चीज़ पे डिपेंड करता है। ये अगर मेनली इट्स लिख देता हूँ मैं, इट्स वैल्यू डिपेंड्स, ठीक है, डिपेंड्स on the nature of gas and it is different for different gases at same टेम्परेचर। अब बोले इसकी वैल्यू जो डिफरेंट करती है हमारे पास, डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पे। और डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट है, अगर हमारे पास गैस का नेचर होगा टेम्परेचर के हिसाब से, अगर टेम्परेचर सेम है लेकिन मेरे पास गैस का मतलब नेचर डिफरेंस है मेरे पास, तो इस पर भी डिफरेंट मतलब कुछ फ़र्क पड़ेगा किस पे, हेनरी कांस्टेंट पे। तो मेनली हमने यहाँ पे कुछ लिया हुआ, ये चीज़ देख सकते हैं आप कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरी कांस्टेंट। अब हेनरी कांस्टेंट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कोई चीज़ कम हो जाना, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की, यानी कि अगर मेरे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है तो टेम्परेचर क्या होगा, यानी कि कम हो जाएगा मेरे पास, या मेरे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम हो जाएगा, दोनों में से कोई एक चीज़। वही अगर मैं हेनरी कांस्टेंट की बात करूँ टेम्परेचर के हिसाब से, ये तो दोनों हमारा सेम रह जाते हैं, ये चीज़ हो जाता है। अब हम इसी पे पढ़ेंगे कि हमारे पास इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी में, वो आप जाके कर सकते हो, वरना बाकायदा मैं दिखा देता हूँ आपको न्यूमेरिकल्स। 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, ये मेरे पास एनसीईआरटी ले लिया मैंने हेनरी कांस्टेंट से। मेरे पास एनसीईआरटी पुराना है, तो यहाँ पे 2.4 मेरे पास दे रखा है, इन टेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है, तो ये भी हमारे पास कुछ दे रखा है। इफ़ नाइट्रोजन गैस इज बबल थ्रू वाटर इज एट 298 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। एज्यूम दैट नाइट्रोजन जो गैस है हमारे पास एग्जर्ट करता है पार्शियल प्रेशर इतना बार, हमें 0.987 बार हमारे पास दे रखा है। हेनरी लॉ कांस्टेंट N2 हमारे पास टेम्परेचर दे रखा है हमारे पास, और उसकी वैल्यू दे रखी है 76.48 किलो बार। तो इस वॉल्यू को फॉर्मूला को पुटअप करके आप लेकर आ सकते हो, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, वैसे आप यहाँ पे चले जाओगे, यहाँ पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी बाद में बगल में दे रखे हैं, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों 2.5 और 2.6 हमारे पास, तो ये चीज़ भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हमारे पास एनसीईआरटी हो सकता है, और एक्सरसाइज में और भी हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, वो चीज़ हम देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। अब हमारे पास टेम्परेचर का मेनली क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी हम पे हमारे पास। ठीक है, गैस पे इन अ लिक्विड पे, तो ये हमारे पास सॉल्यूट हो गया, ये चीज़ लिख लो, ये हमारे पास सॉल्वेंट, कहीं भूल ना जाओ इसलिए मैं बार बार लिख देता हूँ ये चीज़। तो सिंस गैसेस डिसोल्यूशन इन अ लिक्विड इज जनरली एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पे जनरली क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ये चीज़ का ध्यान रखना है हमारे पास। तो हैंस इंक्रीजिंग, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आता है, हमने देखा था हेनरी अभी लॉ में। तो आल्सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, इंक्रीज। अब जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हीट की जब बात जरूर कर रहा होगा, या हीट की जहाँ पे बात होगी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे होता है जहाँ पे हमारा हीट प्रोड्यूस होता है, यानी कि कोई वर्क हो रहा है। अगर मैं चल रहा हूँ ना, वहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी लगेगा, तो वहाँ लग जाने से हीट प्रोड्यूस होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है मेरे अंदर भी। तो वो इस वहीं पे बात करें तो मॉलिक्यूल्स में भी, गैस में भी टू एंड फ्रो इधर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो यानी टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो हमारे पास तो दे एस्केप आउट द सॉल्यूशन, तो एस्केप कर जाते हैं सॉल्यूशन में। वहीं यहाँ पे एक क्वेश्चन के फॉर्म में आता है कि क्यों मछली जो होता है ना ठंडे पानी में क्यों फील करता है अच्छा, और गर्म पानी में क्यों नहीं अच्छा फील करता है, और सर्वाइव भी मेनली कोल्ड वाटर में कर लेता है। अगर ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, जनरली पूछा जाता ही है, तो दिस इज द रीज़न, यही एक रीज़न है हमारे पास। ठीक है, तो वाई एक्वेटिक एसिड्स फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन इन वार्म वाटर। तो ये हमारे पास ये होता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, गैस के हमारे पास इंक्रीज करेंगे और सॉल्यूशन से निकल जाएंगे, यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे हमारे पास। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे तो जिंदा रहने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए ना, तो वो क्या लेगा, नहीं ले पाएगा ऑक्सीजन। तो कोल्ड वाटर में अच्छे से रहता है तो इसलिए ले लेता है, इसलिए वो जिंदा रह पाता है। तो ये चीज़ हमें एक रीज़न हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास इसका आज का हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है। ठीक है, वो क्या टॉपिक है हमारे पास, एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले हैं हेनरी लॉ के बारे में। एटलीस्ट 3 एप्लीकेशन है, उस तीनों एप्लीकेशन को हम पढ़ते हैं, फिर हम आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम एप्लीकेशन पे आते हैं। देखो, अब आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक हो जाता है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ के बारे में। अब एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ में हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि जनरली इससे ना MCQ क्वेश्चंस और हमारे पास ऐसे भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हमारे पास तुमसे 3, अगर मान लो 3 क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स में पूछ ले, और ये काफ़ी इजी होते हैं हमारे पास, और फ्री फंड के नंबर। अब ये स्टेटमेंट देखो, आप ये मत समझना कि ये हमारे पास कितना हार्ड हो जाता है। देखो, एक एक टर्म देखना आप, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ईजी भी हमारे लिए। ठीक है, इस चीज़ को देखना। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी, सबसे पहला है हमारे पास
टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ CO2, अगर CO2 का गैस हमारे पास, CO2 गैस का गैस होता है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल होती है हमारे पास, ठीक है, उसमें जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल आप खोलते हो तो उसमें से आवाज़ आती है, फट से आवाज़ आती है, तो उसमें गैस कौन सा, CO2 गैस होता है जनरली हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक में, ठीक है। और इन द सोडा वाटर में भी, सोडा वाटर बोतल को हिला दो अच्छे से, फिर दोबारा वही CO2 गैस फॉर्म हो जाता है, और उसमें आवाज़ आती है कि गैस निकल, क्योंकि हाई प्रेशर होता है ना, तो गैस क्या होता है, प्रेशर के फॉर्म में कंटेन करता है हमारे पास, ठीक है। प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल होता है हमारे पास जनरली। तो बोतल जो होता है सील्ड होता है अंडर हाई प्रेशर में, तो हमारे पास जब खोलते हैं तो हमारे पास झाग के फॉर्म में जो बुलबुले होते हैं हमारे पास निकलने शुरू हो जाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड मेनली गैस होता है, ये चीज़ हमें याद रख लेना है, इंक्रीज कर जाता है। अब स्क्यूबा ड्राइवर यानी पानी में जो तैरने वाले जो होते हैं, पानी के अंदर जो तैरते हैं, तो स्क्यूबा ड्राइवर मस्ट गो विद द हाई कंसंट्रेशन रियल गैसेस इन द वाइल ब्रीथिंग एट एयर एट अ हाई प्रेशर। अब नॉर्मली अभी यहाँ पे मैं सांस ले रहा हूँ, जैसे तेज़ भी बोल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो नॉर्मली मैं ले रहा हूँ सांस, ठीक है। लेकिन पानी के अंदर मैं जाके क्या बोल सकता हूँ, क्या मैं सांस ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, ठीक है। अगर मेरे पास 30 से 35 सेकंड में जितना देर सांस होल्ड कर सकता हूँ वो कर लूँगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने सांस लेने की कोशिश की तो मेरे कैपिलरीज में यानी कि आर्टरीज और वेंस में मेरे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे, यानी कि हमारे पास क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात होती है यहाँ पे हमारे पास मेनली। तो यहाँ पे स्क्यूबा ड्राइवर जो होता है अगर सांस लेने की कोशिश करेगा पानी के अंदर, तो हमारे पास क्या होगा, ब्रीथिंग एयर एट अ हाई प्रेशर अंडर वाटर में, तो व्हेन ड्राइवर्स रिटर्न बैक टूवर्ड्स द सरफेस, सांस नहीं ले पाएगा, ठीक है। वो सांस लेने के लिए दोबारा सरफेस के ऊपर आएगा, पानी के अंदर, पानी से ऊपर आएगा दोबारा सांस लेने के लिए, ठीक है। एंड ग्रेजुअली डिक्रीज, अगर डिक्रीज करने लगेगा, यानी कि डिक्रीज वाइल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, उसका बबल फॉर्मेशन हो जाएगा, किसके, उसके कैपिलरीज में यानी आर्टरीज वेंस में मेनली, ठीक है। तो ये हो जाने के बाद क्या हो गया, मेडिकल कंडीशन आएगा, बैंड्स फॉर्मेशन हो जाएगा, बैंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल भी होता है, डेंजरस भी होता है, इंसान की अगर बोले तो इंस्टेंट डेथ भी हो सकती है इसका, ठीक है। जो मेनली इसलिए स्क्यूबा ड्राइवर जो होते हैं ना, पानी में जो तैरने वाले या डुबकी लगा के कुछ पता करने वाले होते हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं मेनली, ठीक है। तो टू अवॉइड द बैंड्स को हमें अवॉइड करना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, टॉक्सिक होता है हमारे पास, ठीक है। नाइट्रोजन गैस का बैंड्स फॉर्मेशन पकड़ लेता है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर कैरिड बाय द ड्राइवर्स फिल्ड इन द O2 डाइल्यूटेड ऑफ हीलियम गैस, और डाइल्यूट फॉर्म में हीलियम गैस भी रहता है। अगर इसकी बात करें तो हमारे पास किस फॉर्म में होता है, ये चीज़ हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेनली अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे हमारे पास जैसे हीलियम है, प्लस हमारे पास हो जाता है नाइट्रोजन गैस होता है, वैसे हमारे पास ऑक्सीजन गैस होता है। अब तीनों का हमारे पास अगर परसेंटेज के फॉर्म में देखा जाए तो तीनों का परसेंटेज अलग अलग हमारे पास होता है, जनरली देखा जाए तो हमारे पास। अब ये जो होता है हमारे पास 11 पॉइंट समथिंग कुछ में होता है, 11.7% के फॉर्म में होता है हमारे पास नाइट्रोजन गैस। अब देखो इन्वायरमेंट में 78% है, लेकिन इसमें हमारे पास जो सिलेंडर में लेके जाते हैं 36.8 लॉक्स 2 के करीब होता है, और ऑक्सीजन जो होता है हमारे पास मेनली कितना 32% टू ये होता है हमारे पास। तो मेनली अभी भी देख लोगे तो नाइट्रोजन ज़्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन है। इसके बाद हीलियम क्या होता है, स्टेबल करके ले जाता है, इसलिए हमारे पास स्क्यूबा ड्राइवर ये ऑक्सीजन सिलेंडर जो कंटेन करते हैं उसमें ऐसा होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये देखो अब आप लोगों को लग रहा हो कितना हाई मतलब हार्ड है, लेकिन कितना ईजी है। अब इसके बाद तीसरा वाला जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट हमारे लिए और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो हाई एल्टीट्यूड यानी पहाड़ों में जाते हैं हम, तो हाई एल्टीट्यूड में जाने से हमारे पास क्या होता है, पार्शियल प्रेशर क्या होते हैं, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की यहाँ पे कम हो जाती है। ऑक्सीजन की यानी कि प्रेशर अगर का ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे डाउन हो जाता है, प्रेशर वहाँ पे हाई हो जाता है हमारे पास मेनली अगर देखा जाए तो ग्राउंड लेवल से। तो हमारे पास लोअर कंसनट्रेशन यानी कि वहाँ पे कंसनट्रेशन किसका, ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन लो हो जाता है और प्रेशर का ज़्यादा हो जाने के कारण क्या होता है, हमारे पास टिश्यू में यानी कि जो क्लाइंबर्स होते हैं वहाँ पे वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर मेनली लेके जाना चाहिए, और लेके जनरली जाते भी हैं। लेकिन जो नहीं लेके जाते, जिनको आदत है वहाँ पे पहाड़ पे रहने की, उनके तो कोई दिक्कत नहीं। जिनको आदत नहीं है तो नाक में से खून आने लगता है, क्योंकि आर्टरीज और वेंस फटने शुरू हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। टिश्यूज ऑफ द पीपल लिविंग एट द हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ क्लाइंबर्स लो ब्लड ऑक्सीजन, तो लो ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। लेवल कम होने के कारण अपने आप को वीक कमजोरी महसूस करता है और चक्कर भी आते हैं। तो थिंक प्रॉपरली सिम्टम्स मेडिकल कंडीशन नोन एज एनोक्सिया, यानी उल्टी जैसा या एनोक्सिया मन करता है, यानी मन अजीब सा करने लगता है, मन घूम भी जाता है, सर घूमने लगता है, तो ब्लीडिंग भी होने लगती है नाक से, कभी कल ये चीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ सब हमारे पास कुछ 3 पॉइंट थे हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ के।
ये लेक्चर मेनली ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, आधे घंटे से ज़्यादा का हो चुका है आई थिंक। तो मैं इस लेक्चर को और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। अब मैं यही कहूँगा, अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आज का हम लेक्चर ये यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।